नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लोराइड के कम होने का और क्लोराइड का लेवल बढ़ जाने के बारे में समझेंगे। क्लोराइड का लेवल जब कम हो जाता है तो हम उसको हाइपोक्लोरेमिया बोलते हैं और क्लोराइड का लेवल जब नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तब इसको हम हाइपरक्लोरेमिया के नाम से जानते हैं। ये हाइपोक्लोरेमिया या हाइपरक्लोरेमिया इन दोनों के होने के कुछ न कुछ कारण होते हैं और उन्हीं कारणों को आज समझेंगे। और जब हमारी बॉडी में जब ये हो जाए, ऐसा स्टेट प्रोड्यूस हो जाए, ये क्लिनिकल स्टेट होती है। अगर ऐसा स्टेट प्रोड्यूस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और बॉडी पे इसका किस तरीके का नुकसान देखने को मिलता है और अंदर की सेलुलर लेवल पे किस तरह की पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोजेनेसिस देखने को मिलता है, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको हमने दो सेक्शन में बांट दिया है। एक तरफ है हाइपोक्लोरेमिया, दूसरा हाइपरक्लोरेमिया। हाइपोक्लोरेमिया 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है हाइपो, दूसरा है क्लोर और तीसरा है ईमिया। हाइपो का मतलब कम, क्लोर मीन्स क्लोराइड और ईमिया मतलब कि ब्लड, यानी ब्लड में क्लोराइड का लेवल कम हो जाना हाइपोक्लोरेमिया कहलाता है। क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट में एक अनायन है और निगेटिवली चार्ज है। ये सिंबल शो कर रहा है कि डाउन हो जाना, यानी नॉर्मल ब्लड का जितना लेवल है उससे कम हो जाना, ये हाइपोक्लोरेमिया कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो लोअर देन नॉर्मल ब्लड क्लोराइड लेवल, ठीक है, यानी नॉर्मल जो ब्लड क्लोराइड लेवल है उससे कम हो जाना ही हाइपोक्लोरेमिया कहलाता है। इसके अलग अलग कॉजेज है। पहला है डिफेक्टिव रीनल ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, उसकी जो पीसीटी वाला पार्ट है उसके अंदर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर उसके अंदर कोई यानी कि कोई रीनल जो ट्यूब है, अगर ट्यूब में अगर किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटीज आ जाता है, वो ट्यूब अगर कोई डिफेक्टिव है तो अच्छे से क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है डाउन होने लग जाता है और पूरा के पूरा यूरिन के थ्रू वो बाहर आने लग जाता है। जैसे कि हम जानते हैं ना, ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल है और ये इस तरह से हमारा ये पीसीटी वाला पार्ट है, ये पीसीटी है और ये हमारा, हम इस बात को समझते हैं अच्छे से। हम जानते हैं ये पीसीटी वाला पार्ट है, ये ट्यूबुलर वाले पार्ट में यहीं पे क्लोराइड का अब्जॉर्प्शन होता है ना। अगर ये इसी के क्लोराइड की अगर यानी ये वाला ट्यूबुलर वाले पार्ट में कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। जब रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, फिर बॉडी के अंदर जो क्लोराइड यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड मिल ही नहीं पाएगा। अब नहीं मिल पाएगा तो सारा का सारा क्लोराइड यहाँ से बनेगा और पानी के साथ यानी यूरिन के साथ मिलके सीधा ये होते हुए चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में और सीधा यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है, यानी पहला जिसका मेन कॉज है वो डिफेक्टिव रीनल ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन है। दूसरा है वोमिटिंग। जब हम उल्टी करते हैं तो उसमें वाटर के साथ साथ और जो हमने जो खाया होता है, इंगेस्टेड जो मटेरियल होता है, फूड पार्टिकल्स, उसके साथ साथ बहुत सारे आयंस भी निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी निकलता है, जिसमें क्लोराइड भी निकल जाता है। जब पसीने हमारे चलते हैं तो उसमें भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन के केसेस आते हैं उसमें भी होने लग जाता है। डायरिया जब होता है उसमें भी, हमारा जब पेट झड़ने लग जाता है उसके अंदर भी होता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब होती है उसके भी अंदर भी क्लोराइड का लेवल कम हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहने का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है तब पीएच लेवल बढ़ जाता है। उस केस में अगर ये हाई है तो क्लोराइड तो निगेटिवली चार्ज है, तो इसकी ये अपने आप ही डाउन हो जाता है ये, ठीक है। तो यह हमारा मेनली ये 3 इसके कॉज होते हैं। जब इस तरह से बॉडी में जब ऐसा कंडीशन आ जाए, इसमें से कोई कॉज हो और क्लोराइड का लेवल कम हो जाए तो किस तरह से इफेक्ट दिखता है। अगर ये पहला इफेक्ट ये दिखता है कि कैन कॉज, ये क्या कर सकता है, एसिडोसिस कर सकता है। यानी कि अगर निगेटिवली चार्ज कम हो जाएगा तो स्वाभाविक स्वरूप है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या, एसिडोसिस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहला चीज़ उस रीजन पे जहाँ पे कम होगा ये, यानी कि ब्लड के प्लाज्मा का पीएच घट जाएगा और एसिडोसिस प्रोड्यूस करेगा। हैम्पर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, और इस क्लोराइड का बहुत ज़्यादा रोल है इसके ट्रांसपोर्ट में, गैसेस के एक्सचेंज में। तो ये जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट है, चाहे गैसेस का एक्सचेंज हो चाहे कोई और मटेरियल का, वो सेलुलर ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लॉक आयनिक चैनल। बहुत सारे आयनिक चैनल होते हैं, मतलब आयंस के ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल होते हैं।
अंदर से अंदर, अंदर से बाहर लाने के लिए, तो वो चैनल डिस्टर्ब कर जाएगा, सेल को आयनिक चैनल, आयनिक कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाएगा, फाइनली ये सेल ये अंदर ही अंदर मर जाएगा ये। नेक्स्ट है डिस्टर्ब मेटाबॉलिक रेगुलेशन। और जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है, जो सेल को अपने ज़िंदा रहने के लिए खाना बनाने का अपना एक मैकेनिज्म है, तो वो मेटाबॉलिक रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है इसके कारण से, यानी क्लोराइड कम होने से। तो इस तरह से ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं बेसिक। वहीं पे अगर हम हाइपर क्लोरेमिया की बात करें तो इसका मतलब है क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ होना चाहिए नॉर्मल से, वही हाइपर मतलब ज़्यादा, और क्लोर मीन्स क्लोराइड, और एमिया यानी ब्लड के अंदर क्लोराइड का लेवल नॉर्मल से ऊपर होना ही हाइपर क्लोरेमिया कहलाता है। डिफिनीशन देखें तो हायर देन नॉर्मल ब्लड क्लोराइड लेवल, यानी कि जो ब्लड में जितनी क्लोराइड चाहिए उससे ज़्यादा हो जाना ही हाइपर क्लोरेमिया कहलाता है। इसके कॉज पे ध्यान दें तो पहला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है कि पानी हमारी बॉडी से कम हो जाना, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग अगर होती है, यानी पसीने ज़्यादा निकलते हैं, तो उस केसेस में सॉल्ट भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है, लेकिन सॉल्ट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वाटर ज़्यादा निकलता है। तो वाटर ज़्यादा निकल जाता है, सॉल्ट कम रहता है, तो उसके वजह से रिलेटिव जो बोलते हैं ना, रिलेटिव इंक्रीज़ करने वाली एक तो एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है, यानी कंपैरेटिवली वाटर के कंपैरेटिवली में सॉल्ट कम निकल रहा है, और फाइनली ये हाइपर कंसंट्रेशन हो जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ डाइटरी सॉल्ट। या आप ऐसा हम कुछ खाना खा रहे हैं जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, या अपने खाने में नॉर्मल जो सॉल्ट है ज़्यादा लेते हैं, नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी हमें उसमें ज़्यादा सॉल्ट मिलेगा और फाइनली क्लोराइड का वैल्यू बढ़ा देता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ सी वाटर। समुद्र वाला पानी होता है, या समुद्र के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं जो उसके अंदर नहाते हैं, या फिर उसके जो पानी का इस्तेमाल अगर किसी चीज़ में कर रहे हैं, या उसको अगर वो खाना पीना में अपना इस्तेमाल कर रहे हैं या निगल लेते हैं, तो उससे भी सी वाटर काफ़ी ज़्यादा खारा बोला जाता है, नहीं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो इसीलिए अगर हम उसका सेवन करते हैं तो सॉल्ट का लेवल आपका बॉडी में क्लोराइड का बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन इंटॉक्सिकेशन। अगर एस्पिरिन नाम की मेडिसिन होती है, अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो इसकी टॉक्सिसिटी के रूप में भी क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है। फिर है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में भी जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, जिसके अंदर कंजेशन के कारण हार्ट फेलियर हुआ है, यानी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ है, तो उसमें भी ये क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है। हेरिडिटरी भी है। हेरिडिटरी यानी कि अगर किसी के माँ बाप को, उसके दादा दादी को हुआ, नाना नानी को हुआ है, तो उसके अगले प्रोगेनी को, अगले ऑफस्प्रिंग को भी ये चीज़ें आगे ट्रांसमिट हो जाती है, यानी बच्चों में भी ये होने वाली जेनेटिक बीमारी होती है। क्रोनिक लंग डिजीज। अगर किसी को लंग डिजीज़ क्रोनिक रूप से है तो उसको भी हो जाता है। अब लंग डिजीज से इसका क्या लेना देना है, तो लंग डिजीज से इसका ये लेना देना है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज में CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसमें क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन का ये, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा लेना देना होता है। इस कारण से अगर किसी को क्रोनिक लंग डिजीज़ है तो उसके क्लोराइड का वैल्यू बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर किसी के अंदर हुआ है तो उसमें भी फिर ये बढ़ जाता है ये। ठीक है, ये सारे कुछ कॉज है जिसके कारण हाइपर क्लोरेमिया बढ़ जाती है, हो जाता है। इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यही कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अगर ये बढ़ जाएगा तो निगेटिवली चार्ज बढ़ जाएगा, तो अल्कालोसिस हो जाएगा ये। दूसरा है हैम्पर आयनिक रेगुलेशन। वही है आयनिक रेगुलेशन, इसके अंदर यानी सेल का जो ट्रांसपोर्ट है, गैसेस ट्रांसपोर्ट है, या किसी भी मटेरियल का, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें यहाँ से आ जाती है। और फिर क्या रहा है ब्लॉक आयनिक चैनल। जो आयनिक चैनल होते हैं वो भी ब्लॉक कर जाते हैं, और डिस्टर्ब मेटाबॉलिक रेगुलेशन। और जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है वो सब बंद हो जाता है, डिस्टर्ब कर जाता है, और सेल की डेथ हो जाती है। फाइनली वो वाला जो ऑर्गन होता है, रीजन होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान संभालता है अपने आप को। तो ये रहा हमारा हाइपोक्लोरेमिया और हाइपरक्लोरेमिया। आने वाले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।